हेलो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो सॉल्यूशन है आपका 5 दिसंबर को जो पेपर आपका हुआ है ये उसका सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द पेयर इन विच द टू स्पीसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक का हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके चेक करना पड़ेगा जो नहीं है। जैसे कि आपके यहाँ जो लास्ट आंसर है वो है SiF4 एंड SF4। तो एक बार देख लें कि सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो है ये तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इसका शेप कैसा हो गया आपका, परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप हो गया। और जो सल्फर टेट्राफ्लोराइड है जरा वो देखिए, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, सल्फर टेट्राफ्लोराइड में 4 बॉन्ड पेयर हो गया और एक हम लोगों के पास में लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे सल्फर टेट्राफ्लोराइड में 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो डेफिनेटली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो sp3d हुआ। शेप जब भी आप लेंगे इसका तो आप सेंटर में सल्फर रखेंगे, फ्लोरीन को यहाँ रखेंगे, बेंट रूल आपको पता है, लोन पेयर कहाँ रहेगा, इक्वाटोरियल पे। इस तरह से शेप आ जाएगा, मतलब इसका जो शेप है वो कैसा आ जाएगा, सीसा शेप आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का जो शेप है वो डिफरेंट होगा एंड दैट इज आवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, मैच द कंपाउंड इन द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पे कह रहे हैं कि हर एक कंपाउंड को लिस्ट से मैच करना है, एक एक करके हम आपको बता दें। तो देखिए हमारे पास में XeO3 है, जिनॉन क्या हो गया इसके पास में 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। तो 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3। शेप कैसा होगा, पिरामिडल। तो इसका जो शेप आ गया आपके पास कैसा आ गया, पिरामिडल, ठीक है। तो XeO3 का जो शेप आ गया वो आपके पास आ गया पिरामिडल। अब ट्राइगोनल पिरामिडल बोलेंगे बिकॉज इसका बेस कैसा होगा, ट्राइंगुलर, ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर आपके पास में है XeOF4। यहां पे देखिए 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3d2। तो sp3d2 का जो शेप होता है वो कैसा होता है हम लोगों का, ऑक्टाहेड्रल। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एक आपके पास में लोन पेयर है। तो जब भी आपके पास में एक लोन पेयर है तो डेफिनेट सी बात है कि इसका जब भी आप शेप लिखोगे तो एक पोजीशन पे जो है आपको क्या लिख देना पड़ेगा, लोन पेयर, और बाकी पोजीशंस पे क्या लेना पड़ेगा, फ्लोरीन। तो देखिए इसका जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, आपके पास में स्क्वायर पिरामिडल और यहाँ पे लोन पेयर। तो इसका जो शेप आया दिस इज योर स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास में है बोरेटाइन BO3 3-, उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट वन आपके पास में है बोरेटाइन, बोरॉन है, जरा देख लो यहां पर O-, O-, कोई लोन पेयर नहीं, सिंपली क्या है 3 बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिंपल सा क्या है इसका शेप, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका जो शेप हो गया वो कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। तो सी में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेनर ट्राइंगुलर बोलेंगे एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास में है ClF3। अगेन यहां पर कितना हो गया, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ, sp3d।
शेप जब आप इसका लेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन आ गया। बेंड रूल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम फ्लोरीन को कहाँ रखना पड़ेगा, एक्सियल पे। यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो अगर आप देखेंगे तो इसका शेप जो है वो आपको कैसा जा रहा है, दिस इज योर टी शेप्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन है I3 माइनस, वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट वन आपके पास में I3 माइनस, ये चीज इसका शेप ऐसा आ गया, ये देखिए लीनियर। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एंड अगेन यहाँ पे कैसा आपके पास लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर की सिचुएशन है। शेप कैसा है इसका, आपको लीनियर दिख रहा है, तो I3 का शेप जो होगा वो कैसा होगा, लीनियर। तो ऐसे आप देख लेंगे। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28। If a molecule has trigonal pyramidal shape, how many non-bonding pairs of electrons are there in the valence shell of the central atom? तो आपको पता है कि पिरामिडल शेप के लिए, पिरामिडल शेप के लिए क्या सिचुएशन है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो वही सिचुएशन आ गई। हम लोगों का आंसर कितना होगा, 1। एक लोन पेयर चाहिए ना यहाँ पे, यही हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन 29। कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। तो जरा एक एक करके सब हम आपको दिखा दें कि XeF4 का सिचुएशन क्या है, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो इसका शेप जो होगा वो ऐसे होगा कि यहाँ पे जिनॉन आ गया, हर जगह आपके पास में क्या आ गई, फ्लोरीन आ गई, और यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर। तो इसमें सारे बॉन्ड लेंथ कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट वन आपके पास BF4 माइनस है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहां पर भी सारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, एक ही तरह के एटम है। जब हम बात करते हैं C2H4 की, तो ये देखिए ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे है, बिकॉज एटम का नेचर अलग है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंट होगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। SiF4 तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, एटम का नेचर सेम है, तो बॉन्ड का भी लेंथ या स्ट्रेंथ या नेचर जो भी कहें आप, वो सब का सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा C2H4। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R प्लस एंड R माइनस। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए लैटिस एनर्जी में कार्बोनेट आयन R माइनस तो सेम है, रेडियस ऑफ एनायन क्या है, सेम। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ केटायन जितना कम होगा, लैटिस एनर्जी जो होगी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। तो अब देखिए कि बेरिलियम की साइज सबसे छोटी, मैग्नीशियम उससे बड़ा एंड कार्बन ये कैल्शियम सबसे बड़ा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, सबसे कम सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, बेरिलियम कार्बोनेट
देन किसकी होगी मैग्नीशियम कार्बोनेट, देन किसकी होगी कैल्शियम कार्बोनेट। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहां पर इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, बी। क्वेश्चन नंबर 31, among the following compound the one that is polar and has the central atom with sp2 hybridization। अब अगर आप देखेंगे SiF4 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये हमारा आंसर ही नहीं है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है 0। H2CO3 को देखिए, यहां पर ये OH है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp2, एक डाइपोल ऊपर है, दो डाइपोल इसके नीचे हैं, इनका रिजल्टेंट सपोज करिए ये है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो डेफिनेटली कैसा होगा नॉन जीरो। BF3 सिमेट्रिकल है एंड डेफिनेटली इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा जीरो। हालांकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है sp2 एंड HClO2, ये भी देखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कैसा हो गया OH, दिस इज द HClO2। तो यहाँ पर हमारे पास में दो लोन पेयर भी हो गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा गया sp3 और डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो नहीं होगा, बट सारी कंडीशंस को हमारा ये ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो 31 में आप किसके साथ जाएंगे ए के साथ। नेक्स्ट वन 32, इसमें आपको शेप निकालना है ClF4 माइनस, पहले देखिए ClF4 माइनस है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, यही होगा, 4 बॉन्ड हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, एक और आया, तो दिस इज द 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। अब अगर इसका शेप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इस कंपाउंड का जा रहा है sp3d2, तो हम लोग यहाँ पे क्लोरीन ले लिए, इस जगह फ्लोरीन, इन सारी जगहों पे फ्लोरीन मौजूद है, और यहाँ पे क्या है लोन पेयर, तो इसका जो शेप आ गया वो कैसा आ गया स्क्वायर प्लेनर। फिर हमारे पास में है ClF2 माइनस, यहां पर आपके पास में 2 बॉन्ड पेयर एंड आपके पास बचे 3 लोन पेयर, ठीक है, 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर की सिचुएशन आ गई, और 3 + 2 हो गया, तो डेफिनेट सी बात है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा गया sp3d। sp3d का जब आप शेप लिखेंगे तो ये हो गया क्लोरीन, बेंड रूल याद है, तीनों लोन पेयर को कहाँ लेके जाना है आपको इक्वाटोरियल पोजीशन पे, और यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन आ गई, दो की दोनों, ये सिचुएशन आ गई, और जो शेप है ये आपके पास कैसा जा रहा है लीनियर जा रहा है। अब हमारे पास में अगला ऑप्शन है ClF3, ये हो गया ClF3, सिचुएशन क्या आ गई 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, अगेन हाइब्रिडाइजेशन कैसा sp3d, शेप भी आप देखिए कि अंदाजा है ही है आपको, क्लोरीन है, यहाँ पर दोनों लोन पेयर को कहाँ लेना पड़ेगा आपको इक्वाटोरियल पर ही लेना पड़ेगा, तो आपके पास एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ दिख रहा है, शेप कैसा है टी शेप्ड, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया 32।
Now 33, which इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किसके अंदर में कह रहे हैं, विच रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री फॉर द अंडरलाइन ज्योमेट्री। यहां पर देखिए BF3 है, हम ऐसे लिख देते हैं आपको, ये देखिए BF3 है ये चीज, और इसका शेप कैसा है, इसका जो शेप है वो आपके पास कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। और जब इसने फ्लोराइड आयन से रिएक्ट किया, एक कोऑर्डिनेट बनाया, तो ये चीज जो आ गई ये आपके पास आ गई कैसा, और इसका शेप कैसा है, टेट्राहेड्रन। तो इसका जो शेप आ गया वो कैसा हो गया, टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, which reaction was a change in the electron pair geometry for the underlying geometry. Next one 34. In XeF2 molecule, the angle between two lone pair orbital is alpha, the angle between lone pair orbital and bond pair orbital is beta, and the angle between bond pair orbital is gamma। और यहाँ पे एंगल पूछ रहे हैं, तो देखिए पहले तो आराम से XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कितना हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गया। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो इंगेज हो गए, 6 बचे, तो दिस इज द 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर का सिचुएशन लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको कैसा जा रहा है, sp3d जा रहा है। एंड sp3d में अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, ये जिनॉन है, तीनों लोन पेयर को कहाँ लेके जाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गई, ये दोनों सिचुएशन आ गई फ्लोरीन की। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहे हैं उस चीज को जरा ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि द एंगल बिटवीन 2 लोन पेयर ऑर्बिटल इज गाम अल्फा, तो ये एंगल कितना है, अल्फा, और यहां से आपको दिखाई दे रहा है अल्फा की वैल्यू कितनी जा रही है, 120 डिग्री। फिर ये कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन lone pair orbital, angle between 2 lone pair orbital is alpha, the angle between lone pair orbital and bond pair orbital is beta। तो ये जो एंगल है lone pair and bond pair, इसको क्या कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं। एंड द एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल, ये एंगल ये कैसा है, गामा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो गामा की वैल्यू है ये कितनी है, 180, एंड बीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 90 डिग्री। तो आंसर में आप देखिए कि अल्फा सबसे बड़ा है, देन सॉरी गामा सबसे बड़ा है, देन अल्फा, एंड लास्टली कौन सा है आपके पास, बीटा। तो दिस इज द अल्फा गामा, ये गामा अल्फा एंड बीटा। This is 35। The shape of XeO2F2 molecule। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन ये हो गया, XeO2F2 कितने हो गए, 4 तो बॉन्ड पेयर ही हो गए आपके पास, और एक आपके पास लोन पेयर हो गया। 8 होते हैं जिनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 तो किसने इस्तेमाल कर लिया, ऑक्सीजन ने, 2 तो किसने इस्तेमाल कर लिया, फ्लोरीन ने, 6 तो ऐसे ही हो गए। तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3d। जब भी आप शेप लिखोगे यहां पर जिनॉन डालें, लोन पेयर को डेफिनेटली कहां डालेंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, बाकी जगह पोजीशंस पे हम लोग फ्लोरीन और ऑक्सीजन को रखेंगे। बट यहां पर बेंट रूल अप्लाई होता है। बेंट रूल के अकॉर्डिंग
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, इसका ध्यान से देखना, फ्लोरीन को एक्सियल पर ही होना चाहिए, इक्वाटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर, और यही पोजीशन चूंकि कौन सी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की। तो अगर इस शेप को निकाला जाए तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, इस जगह ऑक्सीजन, इस जगह ऑक्सीजन। तो ये हम लोगों का कैसा शेप आ गया, दिख रहा है आपको? दिस इज योर शीशा शेप 36। This is your 36. Consider an electron which is brought close to the nucleus, the atom from an infinite distance, the energy of the electron nucleus system. तो आपको पता है कि टोटल जो एनर्जी है E इक्वल टू कितना, -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ब्रॉट क्लोज टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से किधर आएगा, न्यूक्लियस की तरफ आएगा, तो n की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, लिहाजा एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिकॉज ये नेगेटिव है ना, तो हमारा क्लियर कट आंसर कौन सा होगा, डिक्रीज। ज्यादा कुछ सोचना नहीं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम की टोटल एनर्जी ये है, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से अगर न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो n की वैल्यू घटेगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव के टर्म में बढ़ेगी ना, मतलब ओवरऑल एनर्जी क्या होनी है, यहां पर घटनी है। 37 कह रहे हैं कि यूनिट वी कैन, ये यूजिंग द आर्बिट्रेरी एनर्जी यूनिट वी कैन कैलकुलेट दैट 864 आर्बिट्रेरी यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल कौन सा हुआ आपका n इक्वल टू 1 टू द लार्जेस्ट डिस्टेंस किया हुआ इंफिनिटी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है क्वेश्चन ने हम लोगों को दे दी है, कितनी दे दी गई है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है दैट इज योर 13.6 Z स्क्वायर बाई 1, और हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितना 1, तो ये वैल्यू जो आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी दी जा रही है, यहाँ पे 864 दी जा रही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, या इसको और सिंपली करना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं ले जाते हैं हम लोग, तो 13 एनर्जी जो होगी फर्स्ट लेवल की वही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो वो कितनी होती है 13.6 Z स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। और ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कितना यूनिट है, दिस इज आवर 864 यूनिट, 864 यूनिट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर ये तो निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज सिस्टम को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो 13.6 Z स्क्वायर जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन कह रहा है वो कितना है 864। क्लियर ना? अभी बोल रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड बोर ऑर्बिट टू इंफिनिटी। मतलब अभी जो थर्ड से आपको ले जाना है इंफिनिटी के लिए, तो ये कितना होगा 13.6 Z तो सेम रहेगा, लेकिन इस बार किससे निकालना है आपको 3 से, तो यहाँ पे कितना होगा 3 स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड, इसी को आप सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अब ये वैल्यू अगर आपने डिवाइड कर डाली तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1/9, ये तो सब कट जाएगा, और ये वैल्यू आपको दी गई है कितना 864, और ये थर्ड लेवल से हमको इंफिनिटी ले जाना है। तो थर्ड लेवल से इंफिनिटी ले जाने के लिए हम लोगों के पास में जो वैल्यू आ जा रही है वो कितनी दिख रही है, ये देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे 9/1 होगा, तो थर्ड से कितना हो जाएगा 864/9, तो ये वैल्यू कितनी गई 9 9 81 एंड 6, तो 60 96
यूनिट वैल्यू जो है हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, आर्बिट्रेरी यूनिट हम लोगों को चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38। In an atomic orbital, the sign of the lobe indicates क्या चीज, साइन ऑफ वेव फंक्शन। ये तो जानकारी वाली चीज है कि वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के वेव का डायरेक्शन। जैसे कि अभी हम पी ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव लिखें तो इसका ये मतलब है कि ये साइन पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे। 39 यहाँ पे कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो साई एन एल एम, देखो साई एन एल एम, एन क्या बताता है, न्यूक्लियस से दूरी, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल फंक्शन। जो किसका फंक्शन होता है, एन और एल का। एन क्या है, न्यूक्लियस से दूरी, और एल भी न्यूक्लियस से दूरी ही बताता है। जैसे एल की वैल्यू 0 होगा तो न्यूक्लियस के पास होगा, 1 होगा तो न्यूक्लियस से दूर होगा, 2 होगा तो न्यूक्लियस से और दूर। जो एल और एम है वो रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन बताते हैं, दैट इज योर फाई, जो किसका फंक्शन होता है, एल और एम का, एंड थीटा ये किसका फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन 40, थ्योरेटिकल चीजें हैं ये सब। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द रेडियस विल बी सेम एज हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन के लिए रेडियस कितना होता है, आर नॉट। तो अगर एन स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू भी 1 आ जाए तो आर की वैल्यू क्या होगा, आर की वैल्यू आर नॉट कब होगी, जब ही एन स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। अब ऑप्शन से देखिए, हीलियम के लिए देखा जाए तो हीलियम के लिए एन की वैल्यू 2 है तो एन स्क्वायर कितना हो गया 4, और जेड की वैल्यू 2, तो ये आंसर नहीं है। लिथियम के लिए देखा जाए तो लिथियम के लिए n की वैल्यू 2 है तो ऊपर हो गया 4, नीचे कितना हो गया 3, ये भी आंसर नहीं है। बेरिलियम के लिए देखिए n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और नीचे z भी कितना 4, तो 4 by 4 इक्वल टू 1, दैट इज वाई ऑप्शन आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट वन 41। तो यहां पे बोल रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नाइट्रोजन को एक्साइट नहीं होना है। तो कितना हो गया 1s2 2s2 2p3, ऐसे हम लोग दिखा देंगे। दिस इज योर 1s2, यहां पर कैसा हुआ 2s2, देन यहां देखिए कैसा गया 2p3, यही है। तीनों ऊपर हो सकता है, तीनों नीचे हो सकता है, तो आंसर हम लोगों का कैसा गया ए। 42 देखिए, 42 का बड़ा सीधा सा है, Mg से Mg प्लस बनेगा, जिसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हम लोग नाम देते हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो वैल्यू जो है वो कितना है 178। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, Mg प्लस से Mg2 प्लस बनने का, एंड ये जो एनर्जी दी है वो कितनी दी गई है 348। अब अगर इसको जोड़ दिया जाए तो आपको दिख रहा है कि Mg से Mg2 प्लस की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, दोनों का सम, दैट इज योर 526। दिस इज योर 42। नाउ 43।
ये जो ऑर्डर है बोल रहे हैं कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन ना। तो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो किससे निकालना होगा? 3s1 से। मैग्नीशियम से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो किससे निकालना होगा? 3s2 से। एल्यूमिनियम से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा फर्स्ट के लिए वो किससे निकालना होगा? 3p1 से। और सिलिकॉन से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो होगा 3p4 से। पीरियोडिक टेबल में इनकी जो पोजीशन है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, और इधर से इधर जाते हैं तो डेफिनेट सी बात है जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सबसे आराम से किससे निकालना होगा? एल्यूमिनियम से निकालना आसान होगा, बिकॉज इसमें 3p से निकालना है ना। और सबसे मुश्किल किस में होगा? मैग्नीशियम में, बिकॉज 3s2 से निकालना है। तो मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी किससे? सोडियम से भी, और ये ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से भी। लेकिन अब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दोनों को p से निकालना है, वो फैक्टर तो कॉमन हुआ, तो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ता है। तो सिलिकॉन से निकालना मुश्किल होगा, बिकॉज दीज हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। तो आप देखेंगे एल्यूमिनियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सिलिकॉन से भी क्या है? कम है। और यही सीक्वेंस जो है अपने दिए गए ऑप्शन से क्या है? फॉलो कर रहा है कि एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन से क्या है? कम। ठीक है, दिस इज आवर 43। which of the following relation is correct? 2 ionization energy minus electron affinity, 2 electron affinity minus ionization energy minus electron affinity equal to 0। तो आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, तो देखो ये जो बात कही गई है वो एक थ्योरेटिकल चीज है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसमें क्या कोई डिस्कस करे। एंड 45 देखिए, 45 में आंसर जो है सिलिकॉन हाइड्राइड PH3NH2S है ना। एसिडिक प्रॉपर्टी का सीधा सा तरीका होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी का, कि जैसे सपोज करो कोई Ha है, H+ निकलेगा और A-, तो केमिकल बॉन्डिंग से आप यही बोल सकते हैं कि इसके बीच का बॉन्ड जितना वीक होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों भला? एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा इसलिए होगा जैसे कि H+ का बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और वही सीक्वेंस है H2S का सबसे ज्यादा, देन आपके पास कौन सा? PH3, एंड सबसे खराब कौन सा? SiH4। तो इन सब में H2S जो होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक। तो ये तो थे हमारे सिंगल चॉइस के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम लोग इंटीजर देख लें। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 5 इंटीजर के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बोल रहे हैं कि रेशियो ऑफ बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर ना। तो ज़ीनॉन जो है XeO2F2 है, XeO2F2 में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, और देखो 4 तो इसने यूज कर लिया, 2 तो इसने यूज कर लिया, तो लोन पेयर कितना बचा? 1 लोन पेयर हुआ। ठीक है ना, 3 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे वो रेशियो ऑफ बॉन्ड टू लोन पेयर। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, तो इसके स्ट्रक्चर में जब भी आप देखोगे तो 2 ऑक्सीजन हो गई, 1 फ्लोरीन आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लोन पेयर हो जाएंगे ना। XeOF2 है, देखिए हम गलत लिख रहे हैं, XeOF2। एक बार हम इसको दोबारा कर दें, दिस इज योर XeOF2। तो क्लियर कट यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन, ये 2 और 2 4 और 2 लोन पेयर है। स्ट्रक्चर लिखा जाए जरा सा, तो 1 ऑक्सीजन हो गई, 2 हमारे पास फ्लोरीन हो गई, और 2 हमारे पास लोन पेयर हो गए।
अब क्वेश्चन ने पूछा है कि टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4। टोटल बॉन्ड कितना है, 4, एंड टोटल लोन पेयर वो 2, तो रेशियो निकाल देंगे 4/2:2। दिस इज योर 46 एंड नाउ 47। AXN possesses the trigonal bipyramidal shape if A has no lone pair। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप अगर बिल्कुल एग्जैक्टली हो तो ये एक ही कैटेगरी का हो सकता है जब ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हो और NAXN तभी n की वैल्यू कितनी ले लें, 5। तो दिस इज आवर आंसर विदाउट एनी डाउट। अब 48 कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड 3000 सेंटीमीटर एक्यूरेट अप टू 0.001%। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। तो आपको पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 रख के सॉल्व करते हैं। क्लियर। और डेल्टा एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स m इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4। ठीक है। डेल्टा वी क्या होगा, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन वेलोसिटी। दिस इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। निकालेंगे कैसे, आपके पास में 30,000 पर सेंटीमीटर की स्पीड है, आप इसका 0.01% निकालिए, 001 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास में 3, 0.3 आ गई ना वैल्यू आपके पास में, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है, सब रख के निकाल लेंगे क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन सीजीएस में है। तो डेल्टा एक्स को अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास किस में रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास रख लीजिएगा ग्राम में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.1 इंटू 10⁻⁻28, 0.3। एंड देन तब h की वैल्यू भी किस में रखनी पड़ेगी, जूल में नहीं रख सकते, किस में रखेंगे, अर्ग में। तो 1 जूल इक्वल टू कितना, 10⁻7 अर्ग। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 में 10⁻7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3.14। तो यहां से आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो नियर अबाउट डेल्टा एक्स की वैल्यू 1.93 आपको पड़ेगी। अभी क्वेश्चन बोल रहे हैं नंबर ऑफ वेव ना, तो आपको डी ब्रोगली इक्वेशन याद होगी, और 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। क्लियर ना। तो एन की वैल्यू 1 तो एक ही लैम्डा बनेगी, एन की वैल्यू 2 तो 2 लैम्डा बनेगी, एन की वैल्यू 3। देखो ऐसे लिखो, ये इक्वेशन है 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। तो जब एन की वैल्यू 1 होती है तो एक ही लैम्डा बनेगी, जब एन की वैल्यू 2 होगी तो टोटल लैम्डा का नंबर कितना होगा, 2। जब एन की वैल्यू 3 होगी तो टोटल लैम्डा का नंबर जो होगा वो कितना होगा, 3। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर तो देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या चीज बोला है कि पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालिए। तो पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है,
ये होता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज। तो बस वैल्यू दी गई है, आप उसको यहाँ पर क्या करेंगे, रख के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ योर पेपर 5 दिसंबर 2021। थैंक यू।